They welcomed us so heartily that they nearly pushed us into the sea again. एक ऐसा इंसान एक ऐसे खतरनाक सफर पे निकलता है कि जहाँ पे ना इंटरनेट है ना जीपीएस। ऊपर से नीचे तक बर्फ ही बर्फ है और इस सफर में 28 लोगों का क्रू मेंबर्स है और इनकी कमांड संभाले है सर अर्नल्ड शैकलटन। जिनकी शिप यानी कि जहाज टूट जाने पर वो पैदल पार करने का फैसला करते। 120 दिन का इस मिशन को 2 साल लग जाते हैं और उनके पास जो खाना था वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो पेंगुइन्स को काट कर खाना शुरू कर देते हैं। और पेंगुइन्स ना मिलने पर वो अपने साथ लाए गए डॉग्स यानी कि कुत्तों को भी काट कर खाना शुरू कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, अंटार्कटिका ओशन में 28 लोग एक ही शिप के ऊपर सवार और वो शिप लाखों टन बर्फ के बीच में फंस जाती है और खड़े खड़े उनको 7 महीना गुजर जाते हैं। एक रात को शिप के नीचे से तो जोरदार आवाज़ आती है, मानो ऐसा लगा कि किसी बड़ी शार्क मछली ने नीचे से धक्का दे दिया है। अंटार्कटिका ओशन में लहरें बिल्डिंग जितनी ऊंची, हवाएं 100 किलो पर आवर और पानी का टेम्परेचर इतना कम कि इंसानी खून भी जमने लगता है। और ऐसे अंटार्कटिका मिशन में सफ़र करना मौत को गले लगाने जैसा ही है। अगर ठंड और बर्फ़ से बच भी गए तो इतने बड़े बड़े जो आइस के जो तोते हैं वो शिप को कुचलने की ताकत रखते हैं। लेकिन आज से 111 साल पहले ना ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी ना ही शिप्स, और ऐसे अंटार्कटिका ओशन में 28 लोगों का एक क्रू मेंबर्स की शिप चंद हफ्ते नहीं, महीनों नहीं, पूरे 2 साल तक फंसा रहा था। और ऐसे ओशन में दूर दूर तक बर्फ, तूफानी हवाएं और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। और ये ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। और इस मिशन के जो हीरो है वो सर अर्नल्ड शैकलटन है। वो एक एक्सप्लोरर है और वो इंसानी ताकतों का एंडोरेंस चेक करने का काम करते हैं और इसी वजह से ही उन्होंने अपनी शिप का नाम भी एंडोरेंस ही रखा था। सर अर्नल्ड शैकलटन ने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे मिशन किए। 1901 में वो अंटार्कटिका ओशन का हिस्सा रहे, लेकिन 750 किलोमीटर से ही वापस उन्हें आना पड़ा। फिर 1907 में इस मिशन को फिर से करना पड़ा, लेकिन फिर से वो 150 किलोमीटर से ही वापस लौटना पड़ा। और फिर 1914 में वो फिर से एक बार इस कॉन्टिनेंट को मिशन को पूरा करने का इरादा करते हैं और उसके साथ वो पैदल चलकर इस मिशन को पूरा करने का हौसला रखते हैं। और वजह सिर्फ यही थी कि आज तक किसी ने जो नहीं किया वो वही करना चाहते थे सर अर्नल्ड शैकलटन। और इस मिशन को इंपीरियल अंटार्कटिका एक्सपेडिशन नाम दिया गया क्योंकि इस मिशन का नेचर काफ़ी डेंजरस था, इसलिए इस मिशन पर कोई जाने के लिए राज़ी नहीं था। और सर अर्नल्ड शैकलटन का सबसे बड़ा चैलेंज था इस मिशन के लिए अपने मेंबर्स क्रू ढूंढना। अभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और द टाइम्स न्यूज़ में पब्लिश कर दिया। और ये न्यूज़ कोई टूर ऑपरेटर की नहीं थी, इसके ऊपर साफ लिखा था मैन वांटेड हजरत द जर्नी। और न्यूज़ में साफ लिखा गया था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, ठंड का सामना करना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, अंधेरे में रहना पड़ेगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं। और सर अर्नल्ड शैकलटन ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो डरते नहीं हो, और जल्दी उन्होंने 27 लोगों की टीम को हायर कर लिया क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। सबको लगा था ये एक्सपीडिशन मिशन कैंसिल हो जाएगा। खुद ब्रिटेन वॉर डिक्लेयर कर चुका था, फिर भी उन्होंने इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिका एक्सपीडिशन को अप्रूव कर दिया। और इस मिशन के लिए ऐसे शिप की ज़रूरत थी जो
ऐसे बर्फ़ को एंटार्क्टिका मिशन को और बर्फ़ को चीरती हुई आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसी जहाज कहीं अवेलेबल नहीं थी। लेकिन खुदकिस्मती से एक शिप आर्नल्ड शैकलटन को मिल जाती है और नॉर्वे की एक कंपनी ने इस जहाज को दूसरे एक्सप्लोरर के लिए मिशन के लिए बनाया था। और उस वक्त एलिट क्लास को पोलर बियर को शिकार के लिए लेके जाना था और फिर उनका बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया और उसके बाद सर आर्नल्ड शैकलटन ने इस जहाज को खरीद लिया और उसका नाम एंडोरेंस रख दिया। और इस शिप को अमेरिका के ओक लकड़ी से बनाया गया था क्योंकि वो अंटार्कटिका के बर्फ़ की बहाव को बर्दाश्त कर सके और उसे चीरती हुई आगे निकल सके। और ये एक प्रकार का हाइब्रिड जहाज था जिसमें सेल्स भी मौजूद थी और इंजन भी मौजूद था। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसे सर आर्नल्ड शैकलटन को कई सालों से इंतज़ार था और 1914 को इंग्लैंड के शहर प्लेटम से इस सफ़र का आगाज़ किया। पहले 4 महीनों तक वो अंटार्कटिका ओशन में सफ़र करते रहे, फिर आगे जाके वो अर्जेंटीना गए, फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड और उसके बाद आगे जाकर उन्होंने आखिरी तैयारियां की और इस मिशन को 1914 में अंटार्कटिका की तरफ वेडल सी की तरफ वो निकल गए। एंडोरेंस जहाज में 28 लोगों के साथ 50 अलग अलग नस्ल के कुत्ते भी थे और इन डॉग्स को अंटार्कटिका ओशन में सामान वगैरह खींचने के लिए लेके गए थे और 46 दिनों तक ये सफ़र चलता रहा। उसके बाद अंटार्कटिका के कोस्ट पर वो पहुंचने में कामयाब हो गए और 1915 में पहली मुसीबत का सामना उनको करना पड़ा। वेडल सी के ऊपर एक बर्फ़ की लेयर धीरे धीरे बढ़ती गई और एक पॉइंट पर जाकर वो 18 फीट से भी ज़्यादा बड़ी हो गई और एंडोरेंस जहाज में इतनी ताकत नहीं थी कि वो 18 फीट की बर्फ़ की लहर को चीरकर आगे बढ़ सके। और ये बर्फ़ की लहर कई जगहों पर इतनी कमज़ोर थी कि पैदल सफ़र करना भी मुमकिन नहीं था और एंडोरेंस जहाज अपने लक्ष्य से 130 किलोमीटर पहले ही फंस चुकी थी। सबको लगा था कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी वो अंटार्कटिका मिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। कई दिनों तक उन्होंने काम करने के बाद एक फैसला किया कि 300 टन शिप को आगे बढ़ाया जाए और अगले कई दिनों तक बर्फ़ तोड़ते तोड़ते और रास्ता बनाते बनाते सारे क्रू मेंबर्स एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि थक गए थे सारे के सारे। लेकिन ये काम उनके सोच से भी ज़्यादा मुश्किल था और इतने मेहनत के बाद वो शिप को 300 मीटर तक ही आगे बढ़ा सका और फिर उसके बाद एंडोरेंस फिर से फंस गई। कई महीनों तक उसे आज़ाद करने के बाद 14 फ़रवरी को 1915 को सर आर्नल्ड शैकलटन इस मिशन के लिए अपनी हार मान लेते हैं। उन्होंने फैसला किया कि शिप को बर्फ़ की नेचुरल मूवमेंट पे ही छोड़ दिया जाए। हो सकता है सर्दियाँ ढलते ही बर्फ़ अपने आप ही खुद ही पिघल जाए और तब तक सारे क्रू एक ही जगह पर कुछ अलग अलग काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन फ़र्क इतना ही था कि शिप एक ही जगह पे बहुत दिनों तक खड़ी थी और सर अर्नेस्ट ने शिप के ऊपर एक डिसिप्लिन कायम रखा था सारे क्रू मेंबर्स के ऊपर और वो दिन भर टाइम बिताने के लिए एक दूसरे से डिस्कस करते, कुकिंग करते या फिर कोई गेम खेलते और ऐसा करके वो अपना दिन गुजारते थे और उनको इस दिन का इंतज़ार था कि बर्फ़ टूटकर पिघल जाएगी और उनको आगे बढ़ने का रास्ता दे देगी। और दिन बीतते गए और एक दूसरे से सारे क्रूज क्लोज हो गए और यहाँ तक कि उनकी डॉग्स के साथ भी एक इमोशनल अटैचमेंट होना शुरू हो गया था और सबको एक ही उम्मीद थी कि सारे सिविलाइजेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। बस इसी उम्मीद के ऊपर वो सारे जिंदा थे और अप्रैल 1915 में बर्फ़ पिघलने तो लगी लेकिन टूटकर एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी और ये इंतहाई एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था और इस बर्फ़ ने कंप्रेस होकर टूटकर एंडोरेंस जहाज के ऊपर भी प्रेशर देना शुरू कर दिया था। अभी इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट था कि बर्फ़ की प्रेशर से जहाज को मुक्त किया जाए और सब लोगों ने मिलकर बर्फ़ को हटाने का काम किया। कुछ हफ्तों के बाद मुसीबत तो टल गई थी लेकिन अभी भी बहुत खतरा बाकी था और उसके बाद 14 जुलाई 1915 को एंडोरेंस जहाज के नीचे से ज़ोर से आवाज़ आई और जहाज एक तरफ से
झुक गई और किसी को मालूम नहीं था कि ये हुआ क्या है। किसी व्हेल ने इस जहाज को टक्कर मारी है, लेकिन हुआ तो कुछ अलग ही था। जैसे जैसे रात बीतती गई सुबह हो गई और किसी को ये यकीन नहीं था कि ना ही बर्फ़ ने शिप को फंसा दिया था, लेकिन जो उसका जो रडर था जो शिप को टर्न करने में मदद करता था, वो बर्फ़ के वजह से पूरा की पूरा टूट गया था। और उसके बाद सारे के सारे क्रूज़ यानी कि 7 महीने तक वहाँ फंसे रहते और वो इंसानी आबादी से 2000 किलोमीटर फंस गए थे। ना किसी से कांटेक्ट, ना किसी से हेल्प मांगने की उम्मीद। और उसके बाद एक ही आदमी से उम्मीद थी, वो थे सर आर्नल्ड शक्लटन। 18 अक्टूबर 1915 को इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन के सपने चकनाचूर हो चुके थे, क्योंकि 9 महीने से इस मिशन का क्रू एक ही जगह पे फंसा था। तभी एक रात पानी की लहर तेजी से एंडोरस की तरफ आती है और एंडोरस जहाज को 30 डिग्री तक एक साइड में झुका देती है। और कुछ जगहों पर तो पानी भरने का भी खतरा मंडराता गया, क्योंकि कुछ जगह पे शिप के ऊपर क्रैक्स गिरे थे, उसके वजह से पानी अंदर आना शुरू हो गया था। रात भर क्रूज ने काम किया कि पानी अंदर शिप के अंदर ना भरने लगे, इसलिए उन लोगों ने कड़ी मेहनत करके पानी की रोकने की कोशिश की। और उसके बाद 27 अक्टूबर को 1915 को सर आर्नल्ड शक्लटन ने सारे मेंबर्स को शिप खाली करने का ऑर्डर्स दे दिया, क्योंकि अपनी जान बचाने का एक ही ऑप्शन अभी बचा था। और फिर उसके बाद शिप से ज़रूरी सामान बाहर निकाला गया। कुत्ते, लाइफ बोर्ड, खाना, वो सब बाहर निकाल कर एक जगह पे रख दिया गया। और सारे क्रू मेंबर्स के ऊपर जो छत थी वो भी चली गई थी और उनके सामने जिस शिप का सहारा था वो भी शिप टूटकर तबाह हो चुकी थी। और धीरे धीरे एंडोरस जहाज पानी के अंदर डूबने शुरू हो गई। और उसके बाद सारे क्रू मेंबर के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि कितने दिनों तक वेट किया जाएगा इस बर्फ़ के लहर के ऊपर। और सर आर्नल्ड शक्लटन को पता था कि इतने दिनों तक इस जगह पर रहना खतरों से खाली नहीं था, तो उन्हें एक पॉलिट आइलैंड का पता था जहां उन्होंने जाने का फैसला किया। और वहां जाना खतरों से खाली नहीं था। 3 लाइफ बोट अभी भी बची थी, लेकिन इतनी बड़ी एंडोरस जहाज टूटने के बाद एक लाइफ बोट वहां जाना मुमकिन नहीं था। और फिर फैसला होता है कि इस आयरलैंड तक पैदल चल के जाने का। फिर उन्होंने पॉलिट आइलैंड की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके लाइफ का ये सबसे बड़ा एडवेंचर सफ़र था। और अगले 6 महीने तक क्रू ने जानलेवा खतरों का सामना किया। और वो जिस आइस शीट के ऊपर कैंप लगाते उसके ऊपर सुराग हो जाते या पानी के बहाव से वो तैरना शुरू हो जाते थे। और किस्मत अच्छी थी कि ये आइस शीट तैरते तैरते पॉलिक आइलैंड की तरफ ही जा रही थी। और फिर आर्नल्ड शक्लटन फैसला करते हैं कि आइस शीट के ऊपर ही तैरते तैरते पॉलिक आइलैंड तक जाने का फैसला करते। और धीरे धीरे उनके पास लाया गया खाना भी ख़त्म हो चुका था। और जो आइस शीट के ऊपर तैरते तैरते उनको बहुत साल हो चुके थे, उनको जो भी मिलता था सिंग्स, पेंगुइन्स, उसे काट कर वो खाना शुरू कर दिया था। और फरवरी 1916 में उनके सफ़र पर जाते जाते उन्हें 3 महीना हो चुके और उनको आगे जाके दिन में एक ही बिस्किट के ऊपर गुजारा करना पड़ रहा था। और आगे जाके हालात इतने ख़राब हो गए कि उन्हें अपने पालतू कुत्तों को भी मारकर खाना पड़ा। और अगले कुछ दिनों तक उनको खाने का बंदोबस्त हो गया था। और आइस शीट के ऊपर तैरते तैरते उनको उम्मीद थी कि पॉलिक आइलैंड के ऊपर उन्हें कुछ सप्लाइज मिल जाएंगी। और अचानक आइस की शीट तैरना बदल गई। पॉलिक आइलैंड की बजाय वो एलिफेंट आइलैंड की तरफ तैरती हुई जाने लगी। और अगले कुछ दिनों तक वहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ गया और ये वहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल हो गया। और कुछ क्रू मेंबर्स को फ्रॉस्ट बाइट होने लगा और मुंह और ज़बान इतनी सूज गई थी कि कुछ खाना भी मुश्किल होने लगा। और देखते देखते अप्रैल 1916 आ पहुंचा और टूटी हुई आइस शीट के सहारे तैरते तैरते वो एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। और 16 महीनों के बाद उन्होंने ज़मीन के निचले हिस्सों को छू लिया था। एलिफेंट आइलैंड के ऊपर उन्हें
का श्वास तो लिया, लेकिन ये आइलैंड पूरी तरह बंजर था, इसलिए यहाँ ज़्यादा दिनों तक रहना पॉसिबल नहीं था। फूड्स खत्म होने के बाद एक ही उम्मीद बची थी, साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो 1300 किलोमीटर पार था। फिर अर्नल्ड शकल्टन ये डिसाइड करते हैं कि लाइफ बोट से साउथ जॉर्जिया जाने का सुसाइड मिशन करने का सोचते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ क्रू मेंबर्स को चुना और 24 अप्रैल को 1916 को वो साउथ जॉर्जिया की तरफ आगे बढ़ने लगे। और ये रास्ता सारे दुनिया के समुद्री रास्ते से भी खतरनाक रास्ता माना जाता है। और इस रास्ते में लहरें 90 फीट से भी ज़्यादा बड़ी थी और इनका टेम्परेचर इतना ठंडा था कि इंसानी खून भी जमने लगा था। और उनको ये सफ़र बिना जीपीएस और बिना कंपास से करना था। तारों और किरणों की मदद से ही ये सफ़र करना मुमकिन था। हर दिन वो 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र नहीं कर पा रहे थे। और 16 दिनों का सफ़र करने के बाद टेंथ में 1916 को सर अर्नल्ड शकल्टन और 5 क्रू मेंबर साउथ जॉर्जिया आइलैंड में पहुंचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो साउथ जॉर्जिया के गलत साइड पे जाकर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे 4000 फीट बड़े पहाड़ थे। और 36 घंटे के सफ़र के बाद वो एक वेलेंकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सर अर्नल्ड शकल्टन की हालात इतने ख़राब थे कि वेलिंग स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि 1.5 साल पहले निकले अर्नल्ड शकल्टन इस हालत में यहाँ पहुँचे। 3 दिनों तक साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर रहने के बाद सर अर्नल्ड शकल्टन निकले एलिफेंट आइलैंड की तरफ, जहाँ उन्होंने 22 क्रू मेंबर को हालात में छोड़ दिया था। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने नाकाम कोशिशें की और आखिरकार 30 अगस्त 1916 को एलिफेंट आइलैंड के ऊपर धुआं उठता हुआ दिखा, जो सिग्नल के लिए जलाया गया था। और सर अर्नल्ड शकल्टन को मालूम नहीं था कि उनके क्रू मेंबर्स में से कितने लोग अभी जिंदा बचे होंगे। एलिफेंट आइलैंड के करीब आने पर उन्होंने सारे क्रू मेंबर्स को सेफली और जिंदा पाया। 8 अगस्त 1914 को वो इस मिशन के लिए अपने घर से निकले थे और पूरे 2 साल के बाद उन्होंने अपने सारे क्रू मेंबर्स को सही सलामत घर पहुंचाया। और सर अर्नल्ड शकल्टन को इस सर्वाइवल मिशन के वजह से उन्हें जो मुकाम हासिल हुआ, सारे लोग उन्हें पसंद करने लगे और वो फेमस हो गए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।